हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंज फोर्स क्या होता है, मतलब हिंज फोर्स जब किसी पॉइंट पाइवट पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसी को हिंज फोर्स कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है अभी हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन क्वांटिटी हम डिनोटेट करते हैं N1 और N2 से, और हम बताएंगे हिंज फोर्स कैसे लगता है, कहाँ लगता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके सारे पार्ट्स हम बताएंगे अभी। और ध्यान से देखिए, ये IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। IIT 2007 में पूछा गया, 2002 या 7 में किसी में पूछा गया था। हमें अनुमान है कि 2007 में पूछा गया था IIT में। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको काफ़ी लोगों ने नहीं लगा पाया होगा। आज हम उनको कंप्लीट करके आपको बताएंगे उसमें IIT का क्वेश्चन कैसा था उसके बारे में बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार का था जो कि IIT 2007 में पूछा गया था। देखिए, अब पहली बात, आप अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी सब्सक्राइब की संख्या भी बढ़े, व्यूज भी बढ़े और समय भी बढ़े, जिससे हमको बेनिफिट मिलेगा। और आप हमारा ये क्वेश्चन जो 2007 IIT JEE पूछा गया था, IIT JEE, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। इसका सलूशन कैसे होगा अभी देखिए, हम इसके बारे में आपको, जो IIT JEE 2007 में पूछा गया था, सेट कर लिया हमने इसको। अब देखिए, थ्री मास है, एक मास ये है, दूसरा मास ये है और तीसरा मास ये है। इसको एक हमने किसी रॉड से, जिसकी लेंथ लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, इसको हमने एक दूसरे से जोड़ रखा है, ठीक है। और ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इस पर ही हमें लिंग फोर्स ज्ञात करना है। लिंज फोर्स मतलब हिंग फोर्स ज्ञात करना है, जिसका नाम है N1। हिंज फोर्स का ये है N1, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे N2। N1 N2 क्वेश्चन है, N1 निकालना है और N2 निकालना है, हिंज फोर्स, ठीक है। अब हम हिंज फोर्स क्या होता है कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान, इसको हमने 3 जगह रख दिया और बीच में कनेक्ट इसको जोड़ दिया, किसी के द्वारा जोड़ दिया। अब इसको रोटेट कराएंगे, जब ये हमने रोटेट करा दिया, यानी ओमेगा से रोटेट करा दिया, स्पीड इसकी बिल्कुल इक्वल रहेगी, मतलब सेम स्पीड से है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। कहने मतलब ओमेगा जो है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट। जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो इस पर, जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो इस पर 2 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये 2 ज्ञात करने पड़ेंगे पहले, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। और हमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट पर होगा। अब इस सेंटर ऑफ मास पर निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए, ये बॉडी बराबर घूम रही है, जब बराबर ही घूम रही है तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओमेगा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट ओमेगा होगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी अल्फ़ा का मान 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा जब कहीं फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन काहे को होगा? इसके मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये रोटेट करता है कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से, तो इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाए। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो टाउ भी 0 हो जाएगा, सम।
क्योंकि टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा। जो अल्फ़ा 0 है तो टाउ क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब क्योंकि बॉडी ऐसे घूम रही है, और इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये सेंट्रीपिटल सेंटर वाला एक्सीलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है। ये तो समझ गए इतना, इसमें क्या होगा, सब चीज़ निकाल दिया। अब सेंटर ऑफ मास है। इसके बाद में देखिए ये जो है, यहाँ ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस डायरेक्शन क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स, यानी एटी। और ये इस तरीके से मूव करेगा, ये मूव कर रहा, चारों तरफ मूव कर रहा। ये सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम होगा। अब इसमें एटी का मान कितना होगा, एसी का मान कितना होगा। अब चूँकि एटी बराबर होता है, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर होता है आर अल्फ़ा होता है। आप जानते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है आर अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा का मान 0 है, अब ये निकाल चुके थे, अल्फ़ा 0 है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 हो जाए। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका मान होता है आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का मान होता है आर माने रेडियस, ये रेडियस है। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, इसे कहते हैं आर। तो आर रेडियस कितना, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम लिख देते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा दूसरा बन गया है, ये हमारा पहला बन गया। यानी एटी का मान 0 है और एसी का मान कितना है, आर ओमेगा। ओमेगा इसमें दिया हुआ कांस्टेंट है, इसलिए आर ओमेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें कौन सा फोर्स, कौन सा एक्सीलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव करती है तब उसमें एटी का मान, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसमें अवश्य 0 होता है। जब इसका कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, और ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है आर का मान कितना होगा, इधर बिगाड़ दें। आर का मान निकालें कि ये ट्रायंगल बना हुआ, ये ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। एक मास यहाँ लगा है, एक मास यहाँ लगा, एक मास यहाँ लगा, ये फिक्स है। अब इस ट्रायंगल में हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ये यल है, ये यल है, ये L/2 हो जाएगी, ये भी L/2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें आर निकालना है, यानी सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है। इस सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर होगा, यहाँ से कितना दूर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे, यानी ए बी सी, ये पॉइंट हैं, ए है, बी है और सी है। अब सबसे पहले हमें ज्ञात करना, इसको यम लिख दें, इसको ज्ञात कर लीजिए। ये ऊंचाई हो गई, यानी ये बराबर अंडर रूट, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये राइट एंगल बन गया, तो यहाँ L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यानी √3 L/2, ये बनेगा इसका मान। आप निकाल लीजिए, इतना आएगा, ठीक। ये मान पता हो गया, कितना पूरा हो गया, √3। अब तुम्हें ये मान ज्ञात करना है, यहाँ पर सेंटर, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आप जानते हैं 2:1 होता है। कुल मिला के दूरी कितनी, 3 हो गई। 3 में से 2 भाग ले लीजिए, इसका मतलब आर का मान हो जाएगा √3
3 L/2 इंटू 2/3, यही तो रहेगा वहाँ। 2/3 भाग कर दीजिए, आर निकल आएगी। कितनी आएगी? 2/3। अब इसमें मान रख दीजिए ए सी निकल आएगी आपकी, क्योंकि ए सी बराबर आर ओमेगा होता है। आर बराबर कितना आएगा, यानी 2 से 2 कट गया, L/√3, L/√3 और ओमेगा स्क्वायर, ये निकलेगा मान ए सी का। मतलब सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन निकलेगा L/(² ठीक है। ये चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं। अब हमें ज्ञात करना है ना हिंज फोर्स, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। N1 N2 का मान ज्ञात करना, जिसको कहते हैं हिंज फोर्स, यही हमको ज्ञात करना है। तो हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे? अब हमें क्या क्या चीज़ से ज्ञात हो चुकी है? एक तो ज्ञात हो चुकी है H बराबर, जो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितनी है? √3। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक? √3 L/2, √3 L/2। और R का मान कितना निकाल चुके थे रेडियस इसका रेडियस निकाल चुके थे L/√3। ठीक है, इतना मान हमने इसके द्वारा ज्ञात कर लिया। अब इसमें और चीज़ निकाल चुके थे। ए सी बराबर कितना निकाला था हमने? L/2/√3, L/2/√3। और इससे ए टी कितना निकाल लिए थे? 0। ये इतना एंट्री हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इतनी बातें हमने निकाल ली हैं। अब रह गया थर्ड चीज़ को, हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ तक समझ गए? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन निकालना है। AC और AT निकाल दिया। AC और AT की वैल्यू देखो निकाल दी, AC निकाल दिया, AT निकाल दिया, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H मान और R का मान भी निकाल लिया। अब निकालना है N1 N2 का मान। अब सब बिगाड़ दें। N1 N2 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, N1 ऊपर लग रहा था, अभी मैं देखा था त्रिभुज वाले में, जो त्रिभुज था यहाँ पर इस तरीके से मास, अभी देखो फिर से एक बार बना दिखा था। ये थे M थे, तो ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ तो ऊपर ही N1 लग रहा था। ठीक है, और दूसरी इस साइड में लगेगा N2। क्या लगेगा? इस साइड में N2 लगेगा। फिर से देखिए, इसको बताते हैं चित्र सही ढंग से बना करके। अभी हमने जो चित्र बनाया था इस तरीके से, एक यहाँ मास रखा था, एक यहाँ मास रखा था, एक यहाँ मास। ऊपर साइड ये फिक्स पॉइंट था, जहाँ पर फिक्स होता है वहीं से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ऊपर डायरेक्शन में कितना रहना से N1 होगा, हिंज फोर्स इधर हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें N1 N2 ज्ञात कर। यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास था, यहाँ ऊपर लगा था, क्या लगा था ऊपर? AC लगा था, इधर AT था। ठीक, अब हमें ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में क्या है? N1 है, अलग बना दें। इधर कितना लगेगा? N2 लगेगा। आप देख लीजिए ध्यान से, ऊपर N1, ऊपर N1 था, नीचे इधर N2 था। इधर कौन सा एक्सेलरेशन लगता था? AC लगता था, मतलब सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन था। इसकी वैल्यू कितनी थी? L/(²/√3। अब इधर क्या लगता था? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अभी हम बता चुके थे पीछे, ये लिखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था? 0। इधर लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब निकालना है N1 N2 का मान। बिगाड़ते हैं इधर। अभी N1 N2 निकालने के लिए देखिए, उस डायरेक्शन यहाँ पर वेट होगा 3m, मतलब तीनों का वेट, यानी m ये है, m ये है, m ये, इन तीनों का कुल कितना है? 3m। तो निकाल लीजिए। देखिए N1 ऊपर लग रहा है, N1 ऊपर लग रहा है, बराबर कितना लिखेंगे? m, यानी कुल मिला वेट कितना है? 3m। 3m AC
3m/AC, मतलब ma होता है, जैसे F बराबर ma होता है, F n को F मान लीजिए, F बराबर ma, तो n1 कितना हो जाएगा, n1 बराबर 3m, और AC का मान कितना निकाला था पीछे, L ओमेगा स्क्वायर अपान 3, L ओमेगा स्क्वायर अपान √3, तो n1 कितना आ गया, n1 निकलेगा √3, √3 कट गए, ml ओमेगा स्क्वायर, ये n1 का मान निकाल दिया। ठीक, n1 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। कब निकाली है, जब कांस्टेंट ओमेगा था, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, और n2 कितना हो जाएगा, n2 बराबर होगा 3m, इधर भी 3m लगेगा, 3m इंटू 80, टेंजेंशियल सेशन, टेंजेंशियल सेशन का मान 0 है, तो 3m इंटू 0, 3m इंटू 0, तो n2 का मान कितना हो जाएगा, 0। ये मान आ गया n2 का, ये n1 n2। जब हमने कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तब n1 कितना निकला था, n1 निकला था √3 ml ओमेगा स्क्वायर, n2 कितना निकला था, 0। ये मान हमें जो पूछे गए थे वही हमने निकाल दिए, यही पूछा गया था, n1 n2 का मान कितना निकलेगा वो हमने देखिए निकाल दिए। ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि अगर मान लीजिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना हो, कोई फोर्स लगाया जाए, जब कभी फोर्स लगाएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी भाई, फोर्स लगाओगे तो कुछ वेलोसिटी में चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, स्वाभाविक है एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए अगला आगे है क्वेश्चन, आगे और बनता है, ये तो एक आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद में, यानी आफ्टर टाइम t, यानी कुछ समय के बाद, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied on BC, is applied on BC, BC क्या है, BC is parallel to x axis, BC जो है x axis के पैरेलल है। ठीक है, फाइंड हिंज फोर्स, अब क्या करना, फाइंड हिंज फोर्स, हिंज फोर्स, forces, find him just when F is applied, just when F is applied। ये क्वेश्चन IIT 2007 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है, इस तरीके से बना हुआ था, ये हमने बनाया था अभी, यहाँ पर यम इधर लगा, इधर यम, इधर यम ये है, यम ये है और यम ये है, और ये हमारा फिक्स है ये हमारा पहले फिक्स है, ये ओमेगा जो कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, परंतु इसमें एक फोर्स लगा दिया, अप्लाई कर दिया, फोर्स क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया गया। जब फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है, जब फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, जब फोर्स लगाया जाएगा तब इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहली बात तो है, जब फोर्स लगाया गया तो यहाँ पर जो AC था, ये मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स चेंज हो जाएगा,
ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स चेंज हो गया। लेकिन जस्ट अप्लाइड फोर्स है, तब AC उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। नो चेंज ऑफ सेंटीमेट्रिकल एक्सेलरेशन, L ओमेगा स्क्वायर अपान √3 रहेगी। ठीक, जब हमने जस्ट अप्लाइड फोर्स, जैसे ही अप्लाइड फोर्स किया, थोड़ा घूमा, उससे पहले ही t बराबर 0 के लिमिट बराबर, t बराबर 0 1 तक ही हुआ, तब AC बराबर, अगर ज़्यादा समय लग जाएगा तब AC फर्क हो जाएगा, AC में जुड़ जाएगा, ये फोर्स की क्वांटिटी भी जुड़ जाएगी। अब इसके बाद में जब हमने F लगाया तो इसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे चेंज होगा। देखिए, उसका सूत्र निकलेगा I इंटू अल्फ़ा, टाउ में वो लगेगा, टाउ बराबर होता है I इंटू अल्फ़ा। मतलब इसमें एक टार्क्यू लगेगा, टार्क्यू बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फ़ा। अब टार्क्यू का मान होता है R इंटू एफ के बराबर होता है I इंटू अल्फ़ा। ठीक, अब इससे अल्फ़ा निकाल सकते थे। अल्फ़ा निकालने, अब हम जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, R अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें अल्फ़ा चाहिए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा बराबर R का मान कितना है, R इज डिस्टेंस बिटवीन दी, ये R कितनी निकाली थी, L/√3। अभी हमने निकाल चुके, पीछे देख लीजिए, R निकाली थी हमने L/√3 इंटू F। ठीक है, R कितनी थी, नहीं फोर्स तो यहाँ पर हमने लगाया, फोर्स हमने यहाँ पर लगाया ना, तो ये डिस्टेंस पूरा लीजिए, R ये कहलाएगी, पूरी हाइट, जो पूरी हाइट है वो R कहलाएगी। इतनी हाइट अभी हम निकाल चुके थे, कितनी निकाली थी, √3 L/2, ये हाइट निकाली थी, और प्लस इंटू फोर्स इतना लगेगा। और I कितनी होगी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये L है, तो ये इस बिंदु से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की जुड़ जाएंगी। तो कैसे जुड़ जाएंगी, mL² प्लस mL² इंटू अल्फ़ा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगी। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, देखिए आगे, √3L/2 इंटू F बराबर होगा 2mL² mL² इंटू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का मान निकालना। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √3L/2 इंटू F इंटू ये 1/2 mL²। ठीक, अब काट दीजिए इसको, L² से L कट जाएगा, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा √3 F/4mL, ये निकला अल्फ़ा। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, अल्फ़ा का मान निकल रहा है, फिर AT का मान, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल होता है R इंटू अल्फ़ा, तो AT बराबर हो जाएगा, R का मान कितना था, L/√3, और अल्फ़ा का मान कितना निकला, √3 F/4mL। हल कर दीजिए इसको, √3 से √3 कट गया, तो क्या बना, L से L भी कट गया, F/4m आ गया, 4m। ये निकला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान आ गया, ये उसका मान आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बिगाड़ दें इसको, इसमें क्या क्या चीज़ हमने ज्ञात कर ली, हमने इसको निकाल लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितनी आई है, F/4m, और हम पहले जान चुके थे AC कितनी निकली थी, जो सबसे पहले निकाली थी AC, उसका मान था L²/√3, L ω²/√3, ये नोट कर चुके थे। ठीक है, अब हम बिगाड़ दें इसको,
यहाँ भी बिगाड़ सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए जस्ट अप्लाइड फोर्स, जब हमने फोर्स अप्लाई किया था, पहली बात थी जस्ट अप्लाइड फोर्स, एफ को मान जैसे ही अप्लाई किया था उसमें ये हमारी N1 थी, N1 इस डायरेक्शन में N1 थी, ये फिक्स पॉइंट था यहाँ पर, इसमें अब वेट 3m हो गया। और इसमें N1 की, और इसमें जो था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन था, कितना था सेंटीमीटर, L ओमेगा स्क्वायर, यानी L ओमेगा स्क्वायर अपान √3। अब इसमें निकाल नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, तो N1 बराबर हो जाएगा 3m AC, ठीक। तो N1 कितना हो जाएगा 3m इंटू AC मान कितना है L ओमेगा स्क्वायर अपान √3। तो N1 का मान हो गया है √3 3 अंडर √3 m L ओमेगा स्क्वायर। ये हम पीछे भी निकाल चुके थे, वही यहाँ पर आ गया सेम, क्योंकि जस्ट अप्लाई था, अप्लाई करने से थोड़ा पहले जैसे अप्लाई किया एक पल के बाद में यही चीज़ निकलेगी जो N1 थी। AC चेंज नहीं होगा, अगर ज़्यादा समय लग जाएगा तो AC चेंज हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। अब निकालना है, देखिए फोर्स तो इधर अप्लाई किया गया और N2 भी इधर ही था, आपने देखा था पहले कैसे बनाते थे, ऊपर N1 था और इधर साइड में क्या था N2 था, इधर लगता था AC, इधर लगता था AT। तो यहाँ से यह फोर्स जब इधर लगाया था तो इधर N2 था और यहाँ पर क्या बनेगा AT, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन N2 बराबर हो जाएगा, N2 बराबर यहाँ पर 3m वेट है इसका, बाहर कितना है 3m, तो 3m इंटू AT ये रहेगा ना हमारे नॉर्मल रिएक्शन। N2 बराबर हो गया 3m, AT का मान कितना निकाला था, AT का मान देखो ये लिखा है F अपान, नहीं इसमें दो फोर्स लगेंगे अभी, एक F भी तो जुड़ेगा, मतलब N2 प्लस F टोटल फोर्स हो लगेगा, इस डायरेक्शन में N2 भी लग रहा है F भी लग रहा है, N2 प्लस F बराबर 3m AT, 3m है AT हो गया। तो N2 यहाँ पर N2 प्लस F बराबर 3m इंटू AT का मान कितना है, AT का मान देखो ये लिखा है F अपान 4m, mm कट गया तो कितना होगा N2 बराबर N2 प्लस F बराबर 3F अपान 4। अब N2 का मान निकाल सकते हो, तो N2 बराबर हो जाएगा, F उधर चला जाएगा तो 3/4 में माइनस F/4 बचेगा, माइनस F/4, यही NX तरफ हो जाएगा, NX बराबर हो जाएगा माइनस F अपान 4। देखिए N2 का मान भी निकाल दिया हमने, N2 का मान निकाल दिया, N1 का मान निकाल दिया, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी N1 बराबर कितना निकाला था √3m L ओमेगा स्क्वायर, और N2 का मान कितना निकाला था, N2 बराबर ये मान निकाला था F बराबर F माइनस F/4। ये हमने दोनों मान ज्ञात कर लीजिए। ये कब मान निकाले, जस्ट अप्लाइड द फोर्स F, जब हमने फोर्स को जस्ट अप्लाई किया था तो हमने N2 को मान निकाल लिया। देखिए इस तरीके से हमने आपको अच्छी तरीके से इसको सलूशन बता दिया लगा करके। ये 2007 IIT JEE में पूछा गया, मेंस में पूछा गया था, मेंस पूछा गया, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करके आपको बता दिया। धन्यवाद।